देखना, जहां भी समझ में ना आए तो पूछना। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई ध्वनि है, ये आपका जो है वो एक प्रकार का स्वरित्र होता है, और इस स्वरित्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से ध्वनि जो है वो क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो स्वरित्र दिख रहा है, इसको हम एक गत्ते पर ठोकते हैं और इस प्रकार से वायु में इसको खड़ा रखते हैं। ये इसके जो ये स्वरित्र है, ये आपस में दो भुजाएं हैं, आपस में कंपन करती हैं। इसके कंपन से जो माध्यम के कण हैं, उनमें संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया चलती है। इनमें उसी प्रकार संपीड़न विरलन होता है जैसे ये एक सामान्यता कोई सामान्य स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हम या तो दबा दें या यहां से खींच दें। तो जब हम इसको दबाएंगे तो जहां पर दबाएंगे वहां पर ये अणु जो है वो पास पास आ जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, संपीड़न। लेकिन जहां पर हम इसको जहां पर इसका प्रसार होगा, भाई दबाएंगे तो कहीं पर फैलेगी, तो जहां फैलेगी वहां पर ये क्या होगा, आपका विरलन होगा। ठीक है ना। तो ये संपीड़न है, ये विरलन है, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। क्रमशः संपीड़न विरलन आपके क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये किसी सलंकी में अनुदैर्ध्य तरंग है। सलंकी में अनुदैर्ध्य तरंग मतलब किसी स्प्रिंग में क्या है, आपकी अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की गई है। ये चूंकि स्वरित्र है, इस स्वरित्र को वायु में स्वतंत्र रूप से खड़ा किया गया है। ये बता रहा है कि किस प्रकार के संपीड़न विरलन बन रहे हैं। यहाँ पर जो ये वायु के कण पास पास है, तो ये आपका यहाँ पर संपीड़न बन रहा है। ये वायु के कण दूर दूर है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, विरलन बन रहा है। फिर यहाँ पर जो है वो क्या बन रहा है, संपीड़न, और फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, विरलन। तो यही संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया जो है वो आपकी चलती रहती है। हमने आपको यहाँ पर कुछ चीजें भी बताई थी कि अगर संपीड़न विरलन की बात करें तो दो क्रमागत संपीड़नों के मध्य में लैम्डा तरंगदैर्ध्य, उसको तरंगदैर्ध्य कहेंगे। दो क्रमागत विरलों के मध्य में जो लैम्डा तरंगदैर्ध्य रहेगी, उसको भी हम क्या कहेंगे, तरंगदैर्ध्य लैम्डा कहेंगे। तो ये भी हमने तुम्हें कल बताया था। अब इसी में थोड़ा और आगे चलें तो हमने दो तीन चीजें तुम्हें बताई थी, और दो तीन चीजें क्या बताई थी, तो हमने यहां पर बताया था आपको कि सपोज दैट यहां पर कोई लाइन है, इस प्रकार की कोई आपकी रेखा है, इसको हम इस प्रकार से यहां पर किसी तरंग को इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। ये कोई आपकी क्या है, ये आपकी एक तरंग है। ये जो तरंग है उसको पूरा ही बनाते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ये पूरी की पूरी आपकी तरंग है, और इस तरंग को इस प्रकार से जो है वो आपका कहां, यहां पर हम क्या कर देते हैं, ले जाते हैं। तो ये जो आपकी तरंग है, ये इस प्रकार से जो है वो आपकी चली जाती है। तो ये पूर्ण तरंग जो है वो आपकी बन गई है। इसको हमने आपको समझाया था कि ध्यान करो कि तरंग वेग किसे कहेंगे। तो हमने कहा था कि कोई तरंग है जिस वेग से गति कर रही है वो क्या कहलाएगा, तरंग वेग कहलाएगा। अभी बाद में तरंग वेग पर आते हैं। दूसरा हमने तरंग वेग के बाद आपको जो बताया था कि आखिर इसको कला किसको कहेंगे। तो हमने कहा था कला का मतलब है किसी भी कण की माध्य स्थिति के, ध्यान रखना है, किसी भी कण के, चूंकि ये थोड़ा हमने नीचे बना दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा और ऊपर इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये और ये बराबर रहेगा, गैप, ये गैप बराबर ही होना चाहिए। तो जो आपकी कला रहेगी, कला को हम क्या कहेंगे, तो इस माध्य स्थिति से ऊपर और इस माध्य स्थिति से नीचे, यानी कि माध्य स्थिति ये है, इससे ऊपर और इस माध्य स्थिति से नीचे की जो आपका कोई कण है, उसकी दिशा या उसकी स्थिति को कौन बताएगा, कला बताने का काम करता है। वास्तव में इसको कहते क्या है, तो यही जो है वो आपके आयाम के नाम से जाना जाता है। इसी को हम किस नाम से जानेंगे, अभी आयाम के नाम से जानेंगे। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो माध्य स्थिति से ऊपर या माध्य स्थिति से नीचे वो आपकी क्या कहलाएगी, कला। और जो अधिकतम स्थिति रहेगी, ध्यान रखना है, किसी भी कंपित कण की जो अधिकतम स्थिति रहेगी, वो अधिकतम स्थिति को ही हम क्या कह देते हैं, तो अधिकतम स्थिति ही क्या कहलाएगी, आपकी अधिकतम स्थिति ही क्या कहलाएगी, आपकी आयाम कहलाएगी या एम्पलीट्यूड कहलाएगी। ठीक है ना। लेकिन कला हमने किसको कह दिया यहां पर, तो कला के लिए ये भी कला है, 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 ये भी कला है। कला जो है वो समय समय पर क्या करती रहेगी, आपकी बदलती रहेगी। कहीं कहीं कला सेम भी होगी, कहीं कहीं कला आपकी क्या होगी, डिफरेंट भी होगी। तो इस कला के बारे में भी हमने तुम्हें बताया था कि सपोज दैट यहां पर कुछ बिंदु अगर हम मान लें और कहें कि बताइए कौन कौन से बिंदु जो है वो साम्य अवस्था पर है। यहां पर अगर हम इसको मान लें, ये पूरे को एक पॉइंट मान लें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11, इसको 12, इसको 13, इसको 14, इसको 15, यानी कि इसको 15 ये हटा दो, और इसको लास्ट में 16।
तो अगर पूछा जाए कि कौन कौन से जो बिंदु हैं वो समान कला में हैं, तो हमने आपसे बताया था, हमने आपको बताया है कि आपका जो यहां तक का जो पॉइंट रहेगा, ये जो बिंदु है इतना, यहां से यहां तक आप मार रहे हो, ये पूरा का पूरा एक चक्र है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक चक्र। इसकी तुलना कैसे करते हैं? मान लिया ये पेंडुलम है, ये कोई लोलक है जिसको हमने लटका लिया है, इसको हमने थोड़ा विस्थापित किया, तो इसकी माध्य स्थिति तो यही है कि स्थिर रहेगा। इस माध्य स्थिति से ये आगे गया, फिर ये पीछे की ओर आएगा और फिर ये अपनी माध्य स्थिति पर पहुंच जाए। यही पूरा इसका एक चक्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये पिंड माध्य स्थिति की ओर आगे गया, फिर ये पूरा पीछे आया और फिर ये माध्य स्थिति पर पहुंच जाए, ये पूरा एक चक्र कहलाता है। हम किसी सर्किल में गए, यहीं से चले और यहीं पर लौट आए, ये पूरा का पूरा एक चक्र कहलाएगा। हम यहां से चले और वापिस वहीं आ गए, तो ये हमारा इसमें क्या कहलाता है? एक चक्कर। ये आपका यहां से चले और वापस आ गए, ये क्या कहलाता है? आपका दूसरा चक्कर। यानी कि एक चक्कर है, ये आपका दूसरा चक्कर है। एक चक्कर, ध्यान रखना, ये जो यहां से यहां तक का जो चक्कर है, इसको तो 0 कहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेगा तो ये 90 पर है, π/2 कहेंगे। ये आपका पाई पर है तो पाई कहेंगे। ये आपका पाई से जस्ट दुगना है तो इसको हम 2π कहेंगे। ये 3π/2 होगा। आप समझ पाए कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है वो हम क्रम से क्या करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ये कल भी हमने तुम्हें क्या किया था, समझाया था। समान कला की बिंदु अगर कहें तो देख रहे हो, यहां से फिर जब हम यहां आएंगे तो पुनः यहां से फिर जब हम यहां आएंगे तो यहां 2π के बाद 360 के बाद 0 से फिर एंगल शुरू होगा। यहां पहुंचेंगे तो फिर π/2 आएगा, फिर यहां पहुंचेंगे तो फिर आपका पाई आएगा, फिर नीचे गए तो फिर आपका 2π/3 आएगा, फिर यहां गए तो फिर आपका कितना आएगा? 2π आएगा। तो देखो ये 2π आ रहा है, जरा ध्यान से देखना, ये 2π आ रहा है, ये 2π आ रहा है, ये पाई आ रहा है और ये पाई आ रहा है, ये π/2 आ रहा है, ये π/2 आ रहा है। तो ये और ये बिंदु समान कला में होंगे, ये और ये बिंदु समान कला में होंगे। बात समझ, सॉरी, ये पाई और ये पाई समान कला में होंगे और ये 2π, ये 2π समान कला में होंगे। जबकि ये जो है वो आपका 3π/2 इसके साथ समान कला में होगा। तो ये समान कला के बिंदु पूछे जाएंगे, माने जाएंगे अगर वो पूछते हैं तो। ठीक है, हाँ बोलो, क्या क्या? जहां स्टार्ट है वो 0 है ना, तो ये 0 जो है वो आपका यहां 0 पर आपका समान कला में होगा। अगर 0 पर कोई पॉइंट है तो वो 0 से समझ चुके वही 0 है, भाई 2π है। बात समझ रहे? तो ये 0 और ये 0 यहां से स्टार्ट है तो उसके लिए ये आपका समान कला है। ये 2π, तो फिर अगला 2π पर आ गया तो उसके लिए ये भी 0 है, तो उसके लिए ये भी 0 है। बात तो एक ही है, चाहे 2π कह लो उसको, उसी स्थान को हम 0 कह रहे हैं, तो रहेगा 0 के साथ 0 समान कला में, 2π के साथ 2π भी समान कला में, स्थान तो वही रहेगा, चक्कर तो एक पूरा ही है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस चित्र को देखना आप, ठीक है ना। यहां पर हमने कोई स्रोत रख दिया, कोई भी स्रोत रख दिया। इस स्रोत से हम आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना। इस स्रोत से हम कहां की ओर चल रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं। अच्छा, यहां पर हमने 2 चीजें तो बता दी हैं तुम्हें, तरंग दैर्घ्य बता दिया, ये बता दिया, सब बता दिया। अब यहां पर थोड़ा सा आवर्त काल देखना है, आवृत्ति देखना है, जिसका सबसे ज्यादा यूज है। इसी कंसेप्ट को तुम्हें अच्छे से समझना है, पूरे उसमें यही कंसेप्ट चलेगा, ध्यान से। यहां पर अगर कहें तो ये कोई स्पीकर हमने यहां रख दिया ऐसा, इस स्पीकर से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ये ध्वनि के कण जो है वो आपके इस प्रकार से गमन कर रहे हैं। तो ध्वनि के कण गमन करेंगे तो यहां जैसे ही आपका ध्वनि का स्रोत जब चलेगा तो यहां पर जो कण है वो माध्यम के कण पास पास आ जाएंगे, यहां पर माध्यम के कण दूर दूर आ जाएंगे, फिर माध्यम के कण पास फिर दूर, फिर पास फिर दूर, फिर पास फिर दूर, यानी कि संपीड़न विरलन की प्रक्रिया चलेगी। अगर हम कहें ये भी तो यहां भी तो संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक प्रकार से देखा जाए यहां पर जहां पर आपका संपीड़न की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर ये संपीड़न हो रहा, यहां भी संपीड़न है, यहां पर विरलन है तो यहां पर भी क्या है, आपका विरलन है। तो जहां संपीड़न की प्रक्रिया चलेगी यहां पर अणु जो है वो क्या होंगे, पास पास होंगे, और जब अणु पास पास होंगे तो वहां पर एक दूसरे पर दाब भी अधिक डालेंगे। भाई एक बिंदु को 10 लोग घेर के खड़े, एक बिंदु को 4 लोग घेर के खड़े, तो उस स्थान पर दाब अधिक है, प्रेशर का मान अधिक है। तो जहां पर संपीड़न होगा वहां पर दाब उस क्षेत्र का क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि जहां पर संपीड़न होगा उस क्षेत्र का दाब भी अधिक होगा। और अगर दाब अधिक है तो वहां पर जो डेंसिटी है, घनत्व है, जब अणुओं की संख्या अधिक है तो आपका
दाब के साथ साथ वहां की डेंसिटी या घनत्व भी क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। दूसरी तरफ जहां विरलन है, जहां पर वो दूर दूर है, तो वहां पर डेंसिटी यानी घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो विरलन वाले पोजीशन पर ध्यान रखोगे कि दाब व घनत्व आपके क्या होंगे, निम्न होंगे या कम होंगे। यानी कि किस क्षेत्र पर आपके दाब या घनत्व वो कम पाए जाएंगे, तो याद रखोगे कि आपके संपीड़न पर दाब घनत्व अधिक पाया जाएगा, विरलन पर जो है वो दाब और घनत्व क्या होंगे, निम्न क्षेत्र होंगे। अब अगर बात करें आखिर ये दाब अधिक कम का मतलब क्या है और किस प्रकार से इसको समझते हैं, तो देखना ये समझ रहे होगे। अब इसी को देखते हैं। ये जो क्षेत्र है ये ग्राफ दाब व घनत्व को ही बता रहा है। कैसे, जहां पर आपका संपीड़न हुआ है तो हमने ये पॉइंट मान लिया कि भैया ये संपीड़न, और यहां पर ये मान लिया कि ये आपका क्या है, संपीड़न। अगर इस संपीड़न को हम माध्य स्थिति पर लें कि ये माध्य स्थिति संपीड़न की है और ये माध्य स्थिति किसकी है, संपीड़न की है, तो यहां पर सबसे अधिक दाब होगा कि नहीं होगा। जबकि यहां पर अगर देखें विरलन, तो यहां पर दाब क्या होगा, सबसे निम्न होगा, सबसे कम होगा। तो अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएं एक रेखा के रूप में, तो ये ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, पहले ये बताओ, ये ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी। इसी को तो ग्राफ के रूप में ये बना दिया गया है, यही तो ग्राफ बन गया है। जहां पर ये उभरा हुआ क्षेत्र होगा वहां पर संपीड़न की प्रक्रिया चलेगी, जहां पर गहरा वाला पार्ट होगा वहां पर विरलन की प्रक्रिया चलेगी, और जहां संपीड़न है तो उभरे भाग को हमने क्या कहा था, श्रृंग कहा था। ध्यान करो, इसको हमने क्या कहा था, श्रृंग कहा था, और गहरे वाले भाग को हमने क्या कहा था, गर्त कहा था। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यानी कि संपीड़न जिस क्षेत्र पर हो रहा है उसी क्षेत्र पर श्रृंग बनेंगे, और श्रृंगों में भी जो दाब होगा और घनत्व होगा, इन दोनों के मान क्या पाए जाएंगे, अधिक पाए जाएंगे। लेकिन जहां पर विरलन होगा या जहां पर श्रृंग होगा वहां पर दाब व घनत्व आपके दोनों क्या पाए जाएंगे, कम पाए जाएंगे, या निम्न क्षेत्र वहां पर पाया जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब आगे चलते हैं ताकि और चीजें जो है वो समझ पाए। देखना, तो इसको अगर हम कह दें तो एक भैया संपीड़न या श्रृंग ये हो गया, ये दूसरा संपीड़न हो गया, ये दिख रहा है दूसरा संपीड़न हो गया, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अब इसको थोड़ा हटा लें, ये हमने जो लिख लिया है, ये आप देख रहे हो यहां पर जो है वो आपका ये इस प्रकार से थोड़ा चित्र फैला लें। देखना, यहां पर आपका संपीड़न है और यहां पर संपीड़न है, यहां पर श्रृंग है, यहां पर श्रृंग है, यहां पर गर्त है, यहां पर गर्त है, यहां पर भी श्रृंग है। तो दो श्रृंगों के मध्य की दूरी क्या कहेंगे, लैम्डा, वही जो हमने बताई है, उसको ही हम तरंग दैर्ध्य कहेंगे। दो गर्तों के मध्य की दूरी भी हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहेंगे, जिसको भी हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये भी बात क्लियर हो, पहले ही बता चुके। अब थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर यहाँ पर आवृत्ति जो है वो क्या बताई गई है और आवृत्ति का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं ताकि आवृत्ति की बातें हमको समझ में आए कि आखिर वास्तव में आवृत्ति है क्या, और उसी आवृत्ति के माध्यम से जो है वो हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखना, अब यहां से यहां जो आपका ये कंपन हुआ है, या यहां से यहां पर जो आपके कण चले हैं, यहां से यहां जो कण आपके चले हैं, तो कण दिशा, ध्यान रखना, जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है उस अनुदैर्ध्य तरंग में हमने क्या बताया कि कण तो है वो इस दिशा में चलती है, ठीक है ना भाई। कण जो है वो आपकी किस दिशा में चलेगी, इस दिशा में, और माध्यम के कण भी किस दिशा में चलेंगे, इसी दिशा में। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग रहेगी तो कण इस दिशा में चलेंगे और माध्यम के कण का चलेंगे लंबवत चलेंगे, वो अनुप्रस्थ तरंग में। तो इसमें जो आपके अनुदैर्ध्य तरंग है या कोई भी तरंग है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लें, तो यहां पर जो आपके माध्यम के कण है, इसमें आप देख रहे हो ये माध्यम के कण ऊपर की ओर और नीचे की ओर गमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें ऊपर की ओर नीचे की ओर गमन कर रहे हैं। और जब ऊपर नीचे की ओर गमन कर रहे हैं तो इसमें पूछा जाएगा कि आखिर यहां से यहां तक जो है वो एक आधा चक्कर, ये चूंकि अगर इसको पूरा कर लें, ये यहां इसको पूरा ड्रॉ कर लें, यहां से चलना प्रारंभ किया, ये पूरा का पूरा यहां आधा चक्कर, ये पूरा का पूरा यहां एक चक्कर, यानी यहां तक वो एक चक्कर पूरा करेगा। फिर यहां से चलना प्रारंभ करेगा तो यहां तक दूसरा चक्कर, यहां से प्रारंभ करेगा यहां तक तीसरा चक्कर। यही पूरा कर रहा कि नहीं कर रहा, यानी कि एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर। तो उसमें यह पूछा जाता है कि एक चक्कर में, यानी कि जो आपका ये दिया है
पूरे के पूरे एक चक्कर में, यानी कि इस एक चक्कर में इस कण के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या, नीचे और ऊपर टोटल कुल मिला के कंपनों की संख्या कितनी है? जितने कंपनों की संख्या होगी, याद रखना, जो भी कंपनों की संख्या होगी एक चक्कर में, एक चक्कर में, और एक चक्कर कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक, या यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, समझना, यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक। तो एक चक्कर में जो कंपनों की संख्या होगी वही किसके बराबर कहलाएगी? आवृत्ति के बराबर कहलाएगी। यानी हम फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? एक सेकंड में कणों के द्वारा किए गए दोलनों की संख्या, या कणों के द्वारा जो कंपन है उन कंपनों की संख्या कितनी है, वही आपका क्या बन जाता है? आवर्तकाल बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। सॉरी, उसी को हम क्या कहेंगे? अभी आवृत्ति के नाम से जानेंगे कि आवृत्ति किसे कह रहे हैं। देखना, आवृत्ति अगर थोड़ा लिख लें ताकि तुम समझ पाओ। अब देखना, यहां सबसे पहले अगर आवृत्ति कहें कि आखिर आवृत्ति किसे कहोगे सर? जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो, कि फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि एक सेकंड में किसी कण के द्वारा कितनी पुनरावृत्ति ऊपर नीचे की है। यानी कि आप कह सकते हो कि आवृत्ति का मतलब है एक सेकंड में कणों की, यानी कि आप कह सकते हो क्या? आवृत्ति का मतलब आप कह सकते हो कि जो आपके एक जो सेकंड रहेगा, एक सेकंड में कणों की या कणों की पुनरावृत्ति की संख्या, या उस कण के द्वारा कितने दोलन किए गए हैं, सीधा लिख लो दोलनों की संख्या। सीधा लिख लो दोलनों की संख्या। वही हमारी क्या बन जाएगी? आवृत्ति बन जाएगी। उसी को हम क्या कहेंगे? आवृत्ति के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? चलिए, यही जो है दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यानी कि अगर यहां पर एक कोई कण है, एक कोई किरण है जो आपकी यहां से यहां तक आपकी क्या कर रही है? जा रही है। तो इसने एक चक्कर में यहां से लेके यहां तक इसने एक चक्कर पूर्ण किया है। तो इसके जो कण हैं वो माध्य स्थिति से कितनी बार ऊपर और कितनी बार जो है वो नीचे गए हैं, और वही आपकी माध्य स्थिति से ऊपर और नीचे गए हैं, वही आपके क्या कहलाएगा? दोलनों की संख्या जो है वो कहलाएगी। तो अगर हम यहां पर कह दें दोलनों की संख्या, हम इसको इतने नहीं मान रहे, हम एक ही दो मान लेते हैं। एक चक्कर में एक जो कण है वो एक बार ऊपर गया और एक बार क्या आया? आपका नीचे आया। एक चक्कर में एक जो आपका एक पूरा चक्कर यहां से यहां तक है, यानी कि ये इसका एक चक्कर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? एक सेकंड में ये यूं इतना घूम जाता है। तो इसके जो दोबारा दोलन किए गए वो एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि कुल दो ही दोलन तो हुए, कुल मिला के वो एक ही दोलन कहलाएगा, यानी कि पूरा एक दोलन ही तो होगा। तो अगर हम इसी को इस प्रकार से बना दें, अगर हम इसी को इस प्रकार से बना दें, यानी कि एक सेकंड में जो समय था, अब एक सेकंड में यहां पर जो है वो कई बार जो है वो तरंग ऊपर नीचे जा रही है, यानी कि यहां पर दोलनों की संख्या क्या कर गई है? बढ़ गई है। यहां से यहां तक एक दोलन, फिर यहां से यहां आपका यहां से यहां तक दो दोलन, फिर तीन दोलन, फिर चार दोलन और फिर पांच दोलन, यानी कि कुल मिला के देखा जाए उसी एक सेकंड में तरंग बार बार ऊपर नीचे आ रही है, यानी कि दोलनों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और दोलनों की संख्या जो जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसकी आवृत्ति ही उतनी अधिक होगी। इस वाले सोर्स की आवृत्ति कम है और इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या मानी जाएगी? ज्यादा मानी जाएगी। तो ये जो दोलनों की संख्या बढ़ रही है यही आवृत्ति को दर्शाएगा। जितने एक सेकंड में ऊपर नीचे कम होंगे वही उसकी क्या बन जाएगी? आवृत्ति बन जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसी में, हाँ क्या क्या एक, हाँ नहीं वो आवृत्ति लिख लो उसको, आवृत्ति है, आवृत्ति, आवर्तकाल लिख रही है आवर्तकाल। हम आवर्तकाल मुंह से निकल गया हो तो उसको सही कर लो, आवर्तकाल ये लिख रहा है हमको कि आवर्तकाल क्या है। इस एक सेकंड में इसके द्वारा, ध्यान से सुनना फिर से, एक सेकंड में इसके द्वारा एक चक्कर लगाया गया,
तो ये जो एक चक्कर 1 सेकंड में लगाया है, ये इसका एक चक्कर आवृत्ति है। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? नहीं आई बात समझ में? या फिर से सुनो, यहां पर उसने 1 सेकंड में जितने चक्कर यहां लगाए हैं, 5 चक्कर लगाए, तो ये 5 चक्कर उसकी क्या है? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ये आवर्तकाल नहीं है। ठीक है? तो फिर अब उलट के बोले, पलट के बोले, 5 चक्कर में लगा समय कहलाएगा आवर्तकाल, यहां 1 चक्कर में लगा समय कहलाएगा आवर्तकाल। यानी कि किसी पिंड को, किसी कण को एक दोलन करने में जितना समय लगे वह उसका क्या बन जाता है? आवर्तकाल बन जाता है। तो अगर यहां पर लिख दें कि दोलन में लगा समय, या एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है? एक आवर्तकाल या आवर्तकाल कहलाता है। तो जब एक दोलन हमने किया है, उसमें जो चक्रों की संख्या कितनी बार ऊपर गए नीचे गए, वो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन वो समय लग रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। अब बात क्लियर है कि नहीं है? अभी भी बताओ, अभी बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो सर, अभी बात क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ तुम तो। क्या? हाँ बिल्कुल। आवर्तकाल कोई पूछे, आवर्तकाल का मान क्या है? 1/5 सेकंड। क्योंकि अभी इसका हम फॉर्मूला तुम्हें बता रहे हैं, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, या आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि यहां आप लिख सकते हो कि अगर कोई आवृत्ति यू म्यू से बताए, देखना आवृत्ति को अगर म्यू से बताएं तो 1/T आवर्तकाल होगा, ये रिलेशन सही है। और अगर कोई आवर्तकाल को यहां लिखे तो 1/μ आवृत्ति, ये भी सही है, दोनों सही है। यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है ना? जितना आप क्या करो, यानी कि ये 5 दोलन में जितना समय लग रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। चलिए ठीक है, यहां तक तो समझ गए। अब थोड़ा सा और समझते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? पहले ये बताओ। ठीक है, अब यहां आयाम तो बता ही है, हम बता ही दिया है। आयाम तो बता दिया ना, आयाम तो बता दिया। अरे ये जो पिंड था, इसका माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। तो कैपिटल या स्मॉल ए से प्रदर्शित कर सकते। यानी आप कह सकते हो कंपित कणों की माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी, कंपित कणों की माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी ऊपर या नीचे, ऊपर है तो प्लस है, नीचे है तो माइनस है, लेकिन रहेगा क्या? आपका आयाम ही रहेगा, वही आपका क्या कहलाएगा? आयाम। चलो एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं। चलो देखना, अब थोड़ा सा एक रिलेशन देखते हैं। आवृत्ति कॉमा आवृत्ति, तरंग वेग व तरंग दैर्ध्य में संबंध, तरंग दैर्ध्य में संबंध। इससे प्रश्न आया है, आप डायरेक्ट हल कर लेंगे अगर आएगा तो। देखना कैसे, ये सीटेट में भी प्रश्न आया है, देखना कैसे। अगर कहें ये मान लिया, ठीक है। अगर हम कहें यहां पर तो ये सुरंग है, ये सुरंग है, सुरंग के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहलाएगी। थोड़ी देर के लिए समझना, हमने अभी आपको क्या बताया है, यहां से लेके यहां तक एक सर्किल पूरा होगा कि नहीं होगा? तो यहां से यहां तक जब एक सर्किल पूरा होगा, इस एक सर्किल को पूरा करने में जितना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है। तो अगर इस सुरंग में देखो, इसमें और उसमें आधे का ही तो डिफरेंस है,
इस 0 से लेके इस π/2 में आधे का ही डिफरेंस है, π/2 का। यहां से भी केवल आधे का है, मतलब ये जो लैम्डा है वो श्रृंग से शुरू हुई है और श्रृंग पर खत्म हुई है। अगर हम इसको यहां से चलाना प्रारंभ करें तो यहां खत्म हो जाएगी, तो भी तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? लैम्डा ही तो कहलाएगी। तो कह सकते कि t सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? लैम्डा। बात समझ पाए? तो यहां हम लिखें t सेकंड में तरंग के द्वारा तय दूरी क्या होगी? लैम्डा तरंग दैर्घ्य होगी, तय दूरी। तो अगर हम t सेकंड में है, अगर हम 1 सेकंड में निकालें तो 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय दूरी तो कितनी आएगी? लैम्डा अपॉन टी नहीं आ जाएगी? बताओ भाई, लैम्डा अपॉन टी ले लेंगे कि 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी ये है। तो ये आपका एक प्रकार से देखा जाए, देखना आप सुनना, 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? लैम्डा अपॉन टी। ये लैम्डा क्या बता रहा है? उसकी दूरी को। ये समय क्या बता रहा है? टी क्या बता रहा है? उसके समय को। दूरी बटे समय क्या बनता है? क्या चाल नहीं बनता? दूरी बटे समय क्या चाल नहीं बनता? v बराबर लैम्डा अपॉन टी। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि v बराबर क्या बनेगा? लैम्डा अपॉन टी, जहां पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, यानी कि ये वेवलेंथ है तरंग की, तरंगदैर्घ्य यानी कि कितनी दूरी तक तरंग चली है। ये आपका जो समय है t, ये आवर्तकाल है, यानी कि उसको दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है। ये आपका भी जो है वो क्या है? तरंग का वेग है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? तरंग का वेग कहेंगे कि ये तरंग का वेग है। तो v बराबर क्या आ गया? लैम्डा अपॉन टी। तो अगर v बराबर लैम्डा अपॉन टी है तो थोड़ा सा और इसको चेंज करें और मॉडिफाई करें, और क्या क्या आ सकता है। तो v बराबर अगर लैम्डा अपॉन टी है तो थोड़ा इसको अगर हम चेंज करें तो क्या ये बताओ, अभी ये पढ़ के नहीं आए हो तुम? अभी तो पढ़ के आए हैं। जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। v के आकार का रहेगा, थोड़े दिन डिफरेंस रहेगा, म्यू। ये आवृत्ति को अभी तो पढ़ के आए हैं, 1 अपॉन आवर्त काल के नहीं होता क्या? अभी तो पढ़ के आए हैं। तो म्यू बराबर 1 अपॉन टी, यानी आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्त काल। तो क्या हम यहाँ 1 अपॉन टी, यदि हम v बराबर लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी रख दें तो क्या हम आवृत्ति की जगह 1 अपॉन टी की जगह आवृत्ति का मान नहीं रख सकते? तो v बराबर म्यू को पहले लिखना है इंटू लैम्डा, यानी कि तरंग का वेग उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ पाए कि नहीं? इसको आप याद रखेंगे, ये रिलेशन। जहां भी वेग है, म्यू आवृत्ति है, म्यू आवृत्ति है, और लैम्डा आपकी क्या होगी? तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करेगा। तो याद रखना, ये सारे मान अगर पेपर में पूछ लिए जाएं, इससे एक प्रश्न आता है पेपर में, ठीक है ना? ये तरंग दैर्घ्य है, ये तरंग दैर्घ्य है आपका, ये जो है वो आपका तरंग दैर्घ्य हो गया। तो अगर यहां पर कहें ये आपका वेग हो गया तरंग का, और ये जो है वो आपकी क्या है? आवृत्ति है। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले ये बताओ, ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं ताकि समझ पाए चीजों को। देखना चलिए, अब यहां से ध्वनि के कुछ लक्षण प्रारंभ होते हैं कि आखिर ध्वनि के लक्षण क्या है। उन ध्वनि के लक्षणों को समझ लेते हैं कि आखिर ध्वनि के लक्षण क्या होंगे। देखना। अच्छा हाँ, एक चीज और जो पेपर में पूछी जाती है वो तो हम बताना ही भूल गए। देखना, ये जो आवृत्ति बताए थे, इस आवृत्ति का अगर कोई मात्रक पूछता है तो हर्ट्ज है, ठीक है ना? कई बार पेपर में पूछा गया है। प्रदर्शित किया जाता HZ से। वास्तव में ये हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक कैसे पड़ा? तो ये एक वैज्ञानिक ही थे जिनका नाम है हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज ये वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर क्या पड़ा है? आवृत्ति का मात्रक। अब उनके नाम पर क्या पड़ा? इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इन्होंने क्या किया, जो आपका प्रकाश का जो नेचर है, या आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत।
तो मैक्सवेल के द्वारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया गया था, उस विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को प्रयोग करके इन्हीं के द्वारा बताया गया, यानी कि उस तरंग सिद्धांत का प्रयोग इन्हीं के द्वारा संपादित किया गया और कोई कर नहीं पा रहा था। इस कारण से इनको सम्मान देने के लिए आवृत्ति का मात्रक क्या रख दिया गया, हर्ट्ज रख दिया गया, और कोई कारण नहीं। तो याद रखना कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर इसको रखा गया है। सिर्फ केवल एक काम के कारण इनको इनका मात्रक जो है वो इस नाम पर रख दिया गया। चलिए अब आगे चलना है और 2-3 पॉइंट समझना भी है कि आखिर 2-3 पॉइंट क्या है, और यहां से 3 चीजें आपको समझनी है। अगर देखें तो 3 चीजें आप समझ सकते हो, देखना क्या क्या, सुनना। ध्वनि के अभिलक्षण, ये ध्वनि के अभिलक्षण क्या है? तो ध्वनि जो है वो 3 लक्षणों को प्रदर्शित करती है। 3 कौन कौन से लक्षण हैं? तो पहला है प्रबलता। इस प्रबलता को अगर देखें, इसी को कहा जाता है लाउडनेस। इसी को क्या कहा जाता है? लाउडनेस। कहीं कहीं इसका जो नाम है वो प्रबलता की जगह पर आपको तीव्रता मिलेगा, लेकिन समस्या यह है तीव्रता को इंटेंसिटी कहा जाता है। तो ये याद रखना है। तीव्रता कहें तो भी वही बात हो रही है प्रबलता की ही, लाउडनेस कहें तो भी वही बात हो रही है। दूसरे नंबर पर दूसरा इसका गुण है, वो आपका दूसरा गुण जो चलेगा वो चलेगा आपका, आप कह सकते हो कि दूसरा गुण है तारत्व। इसको इंग्लिश में पिच कहते हैं, तो कभी कभार हिंदी में भी ये पिच लिखा जाता, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि इसको क्या कहेंगे, हम पिच कहेंगे। चलिए अगला ले लेते हैं, और अगला है आपका गुणता। इस गुणता को अन्य नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं इसको गुणवत्ता भी कह देते, कहीं कहीं इसको तरंग रूप भी कह सकते, कहीं कहीं इसको तरंग रूप भी कह सकते, कहीं कहीं इसको टिम्बर भी कहते हैं। लेकिन टिम्बर चूंकि इंग्लिश में लिखा है, गुणता को टिम्बर कहा जाता है, TIMBRE, तो इसको जो है वो टिम्बर कहा जाता है। गुणता या गुणवत्ता को क्वालिटी कहा जाएगा, तरंग रूप को वेव फॉर्म कहा जाएगा, ठीक है। तो ये 3 अभिलक्षण हैं ध्वनि के। इन तीनों अभिलक्षणों को समझना है कि इसके आधार पर कौन कौन सी घटनाएं जो है वो घटित होंगी, और साथ में कौन कौन से ग्राफ जो है वो इसमें बनेंगे। तो आपकी चूंकि एनसीईआरटी में ग्राफ दिए गए हैं प्रबलता का, तारत्व का, गुणता का, थ्योरी भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे, उस थ्योरी के आधार पर प्रश्न जो है वो आपके बनेंगे। तो यहीं से ये आपका एक टॉपिक है जो कक्षा 9th की क्लास के टॉपिक में, एनसीईआरटी की कक्षा 9th में डिटेल में एक्सप्लेन है। एक ये टॉपिक है, मतलब एक कंसेप्ट एक्सप्लेन है। इसके पहले हमने एक जो समझाया तो वो कंसेप्ट एक्सप्लेन है, और एक कंसेप्ट और बचा है, तो वो कल हम उसको शामिल करके खत्म कर देंगे। कक्षा 8 की किताब में कुछ नहीं, कक्षा 8 की किताब में जो है वो कक्षा 8 की किताब में केवल 2-3 चीजें हैं। वो कहते हैं कि वो क्वेश्चन आया है सीटेट के पेपर में, तबले के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो तबले के किस भाग से उत्पन्न होती है। हारमोनियम के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हारमोनियम का कौन सा भाग उत्पन्न करता है। आपका कोई भी वाद्य यंत्र, एक तारा है, वीणा है, ये किस प्रकार की ध्वनि को जो उत्पन्न करता है वो किस सोर्स से उत्पन्न करता है। जैसे हम बोलते हैं तो हम ध्वनि अपने कंठ से उत्पादित करते हैं। तबला, तो भैया हम तबले को बजाते हैं तो जो तनी हुई जो फिल्म रहती है, झिल्ली रहती है, उसी के ऊपर हम ठोकते हैं, उसी से क्या होती है आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये कंसेप्ट ये हो रहेगा, तो उसकी पूरी इमेज के साथ वो हम आपको कल क्लियर करा देंगे। तो यही रुक जाते हैं क्योंकि अब टाइम ज्यादा लगेगा और होगा भी नहीं।